नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। अपना बिहार में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन सबसे पहले खबर बगहा से, जहां जमीन के विवाद में अपने ही रिश्तेदार एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। जमीन विवाद में दो पट्टीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सेमरा थाना के विजयनगर का है, जहां जमीन विवाद में दो पट्टीदारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक युवा अचानक एक महिला पर लाठी चला देता है। उसके बाद मौजूद सभी लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे के साथ टूट पड़ते हैं और परिजनों में चीख पुकार मच जाती है। मारपीट की इस घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना नगर थाना के सरैयागंज छाता बाजार रोड की है, जहां लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप से 4 लाख के गहने लूट लिए। लुटेरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। हथियार के साथ 3 लुटेरे ज्वेलरी शॉप में दाखिल होते हैं और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। बदमाशों ने सेफ की चाबी के लिए स्टाफ की पिटाई भी की है। गोली मारने की धमकी देने पर स्टाफ ने सेफ का ताला खोल दिया, जिसके बाद लुटेरों ने सेफ में रखे सोने चांदी के आभूषण लूट लिए। वहीं शोरगुल के बाद स्थानीय लोगों ने एक लुटेरे को दबोच लिया, लेकिन 2 लुटेरे फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ये दृश्य मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर पंकज मार्केट का है और आप देखिए कि ये कितनी व्यस्त सड़क है और ये मुजफ्फरपुर की सबसे व्यस्ततम सड़क है। और यहीं अपराधियों ने इस अलंकार ज्वेलर्स को अपना निशाना बनाया है। दिन दहाड़े लगभग 1:30 बजे 3 अपराधी पिस्टल के साथ आते हैं और यहाँ अंदर में जो ये दुकान है श्री अलंकार ज्वेलर्स, उसको अपना निशाना बनाते हैं। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस दुकान में आप देखिए कि लूट के बाद जो घटना घटी है उसको लेकर कितनी गहमा गहमी है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, आश्चर्य हो रहा है कि दिन दहाड़े कैसे ये घटना हो गई। और ये पुलिस वाले हैं जो इसकी छानबीन कर रहे हैं, चूँकि अपराधियों की पूरी करतूत यहाँ सीसीटीवी में कैद हो गई है, तो उसको भी खंगाला जा रहा है। और ये सामने यही सेफ है, इसी में वे जेवरात रखे हुए थे जिसको अपराधियों ने लूट लिया है। और सामने मनोज जी वो कर्मचारी हैं जिनकी पिटाई करके इन अपराधियों ने विवश कर दिया और पिस्टल के नोक पर लेकर उनसे सेफ को खोलवा लिया और पूरी तरीके से यहाँ लूटपाट कर ली। दावा किया जा रहा है लगभग 4 से 5 लाख आभूषण और अन्य चांदी सोने के सामान यहाँ से लूट लिए गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की हिम्मत से एक अपराधी पकड़ा भी गया है, लेकिन लूट का सामान लेकर 2 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं। तो पुलिस को अपराधियों ने बड़ी चुनौती दी है, लेकिन लोगों की मदद से एक अपराधी पकड़ा गया है। यह एक अच्छी बात है और उम्मीद है कि उस एक अपराधी की निशानदेही पर पूरे मामले का खुलासा होगा, अन्य 2 अपराधी पकड़े जाएंगे और इस पूरे कांड का उद्भेदन हो सकेगा। फिलहाल पुलिस जिस तत्परता से काम कर रही है वह भी अच्छी बात है, लेकिन दिन दहाड़े लूट की यह वारदात विधि व्यवस्था को बड़ी चुनौती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। खोल के अलमारी खोल रहे थे, किसी भी तरह चाबी खोज के निकाल रहे थे, तो कड़ा कुछ लेट लगा रहा है, ये दिमाग लगा रहा है। इसको दूसरा आदमी बोल रहा है उसी के साथ जो था कि इसको दागो, इसके पास सब चाबी है। क्या कॉन्वीनियंस है भगवान जाने। उसके बाद जो है यहाँ के ज्वेलरी जो है लिया है। उसके बाद जो सीसी कैमरा में वहाँ मालिक हमको देख लिए, वो फ़ोन कर दिए मन्नू जी बर्तन दुकान, वो आए तो तीनों यहाँ प्रेजेंट में था। निकलते हुए 2 आदमी धक्का, गेट लॉक था तो लॉक किसी भी तरह घींचा है तो गेट खुल गया है शीशा वाला। उसका तीनों आदमी धक्का मारते हुए निकला है। हाँ, उसके बाद जो है 2 आदमी फरार हो गए जो माल लिए हुए थे और उसी के एक आदमी जो था उसके साथ थे जो काला रंग का वस्त्र पहने हुए है कपड़ा, वो जो है उधर आ गया। कुछ क्रिमिनल मुजफ्फरपुर में एक शॉप को लूटने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो है वहाँ के लोगों की मुस्तैदी से और पुलिस वहाँ पे पास में मौजूद थी, उसमें से एक क्रिमिनल को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
मॉनसून की शुरुआती बारिश ने एक बार फिर पटना को लबालब कर दिया। जल निकासी के तमाम दावे धुलते नजर आए। 4 घंटे की बारिश में ही 2019 वाला नजारा सड़कों पर उतरने लगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। पटना की ये 5 तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं उन दावों की जिन्हें मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही धो डाला। तस्वीरें भले ही 5 हों, लेकिन ज्यादातर इलाकों का हाल एक जैसा है। ये है पटना का स्टैंड रोड, जहां डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास है। डिप्टी सीएम रेणु देवी के सरकारी आवास का नजारा बिल्कुल तालाब जैसा है। जो जल जमाव की ये तस्वीर है वह वाकई में हैरान करती है। वीआईपी इलाका, और वीआईपी इलाके में ये उप मुख्यमंत्री जी का आवास है, रेणु देवी का। और देखिए यहाँ पर किस कदर भीषण जल जमाव, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है और जल कैदी बनकर रह गई हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास के बाद अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये वो जगह है जहां पूरी सरकार बैठती है, जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस विधानमंडल परिसर में भी पानी ने डेरा जमा रखा है। यहाँ भी पूरा परिसर तालाब में तब्दील है। और ये तस्वीर पहली बार नहीं है, कई बार यही तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और सवाल यही उठता है कि नगर निगम कहाँ रहता है, उसकी चौकसी कहाँ रहती है। अगर इस तरह की तस्वीर बिहार विधानमंडल की होगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजधानी पटना में जो दूसरे इलाके हैं वहां पर किस कदर जल जमाव की समस्या होगी। और वाकई में ये समस्या जो है, ये इसका कोई निदान होता हुआ नहीं दिख पा रहा है, भले ही तमाम दावे कर लिए जा रहे हो हर स्तर पर। विधानमंडल परिसर के बाद अब जरा इस सरकारी बिल्डिंग विश्वेश्वरैया भवन पर भी गौर फरमाइए। विश्वेश्वरैया भवन में पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभाग हैं। यहाँ से निकली फाइलों के जरिए ही विकास का काम जमीन पर उतरता है। लेकिन इस भवन की जमीन का नजारा कैसा है, आप खुद देख सकते हैं। तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इसी सरकारी भवन में स्थित हैं और सरकारी गाड़ियां जो है देखिए किस कदर पानियों में डूबी हुई हैं। और ये भीषण जल जमाव जो है वाकई में कर्मचारियों के लिए तमाम तरह की दुश्वारियां लेकर आता है। तकरीबन ऐसे ही हालात पटना जीपीओ में भी देखने को मिले। लोकेशन जरूर चेंज था, लेकिन हालात यहाँ भी एक जैसे थे। तकरीबन सुबह के 10 बजे जब कर्मचारी से लेकर अधिकारी ऑफिस पहुंचे तो हाथ में जूता उठाकर पानी में छपाछप करना मजबूरी थी। यहाँ तक कि जीपीओ के डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर उतरे तो सरकारी गाड़ी से, लेकिन हाथ में बैग की बजाय पैरों का जूता था। तो ये हाल है जीपीओ का, जहां आम से लेकर खास लोग सभी परेशान हैं। निचले स्तर से ऊपर के स्तर के कर्मचारी, डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर पटना जीपीओ, इनकी ये गाड़ी है। और ये भी जो है इस भीषण जल जमाव में कार्यालय के अंदर चले गए। बीती रात हुई झमाझम बारिश से नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में भी जल जमाव हो गया, जिससे अस्पताल में तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जल जमाव की सूचना मिलते ही हरकत में आया अस्पताल प्रशासन ने मोटर चालू कर पानी को बाहर निकाल दिया। बाद में विभाग में तैनात सफाई कर्मियों ने वार्ड की साफ सफाई की। जाहिर तौर पर एक बार फिर बारिश की बूंदों ने पटना के साथ साथ सिस्टम को भी पानी पानी कर दिया। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ पटना सिटी से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। तो पटना में जल जमाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं जल जमाव के अस्थायी समाधान को लेकर नगर विकास काम कर रहा है। लेकिन हमारे सभी अधिकारी जल निकासी के लिए लगे हुए हैं, हमारे सारे कर्मी लगे हुए हैं और कई योजनाओं को हम सबों ने अस्थायी समाधान हेतु उसे लागू करने का निर्णय लिया है। जो आने वाले दिनों में वर्षा के कारण जो इस तरह की स्थितियां कभी कभी बनती है, उसको हम अस्थायी रूप से रोकने की दिशा में भी प्रयत्नशील हैं।
न्यूज 18 ने सुबह पटना के पटेल नगर की खबर दिखाई थी कि कैसे इलाके में बारिश का पानी जमा होने के बाद पूरा इलाका बराबर हो गया था और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और शाम होते होते हादसा हो ही गया। नाले का पता नहीं चलने की वजह से पटेल नगर नाले में एक स्कॉर्पियो गिर गई। हादसे के बाद बड़ी मुश्किल से ड्राइवर गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकल सका। जल निकासी को लेकर नगर निगम के दावों के बाद भी पटना के कई इलाके अब भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। जमुई से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 5 किलो का केन बम बरामद हुआ है। 1 गैलन में भरा विस्फोटक भी बरामद हुआ है। खैरा इलाके के गिद्धेश्वर जंगल से बरामद हुआ है बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से यह बम मिला है। नक्सलियों पर बम और विस्फोटक रखने का शक जताया जा रहा है। जमुई से बड़ी खबर जहां पर 1 गैलन में भरा हुआ विस्फोटक बरामद किया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खैरा इलाके के गिद्धेश्वर जंगल से यह बम बरामद हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से बम की बरामदगी हुई है। दरअसल सुरक्षा बल यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और उसी दौरान यह बम मिला है। नक्सलियों पर बम और विस्फोटक रखने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त जमुई से बता दें जहां पर 5 किलो का केन बम बरामद हुआ है। 1 गैलन में विस्फोटक भरा हुआ था, वो भी बरामद किया गया है। और केसी कुंदन जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। केसी कुंदन, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे हुई है ये बरामदगी? जी बता दो कि अभी जो हमारी एसपी से बात हुई उन्होंने ये जानकारी दिया है फोन पर। उन्होंने कहा है कि नक्सली नेता कमांडर अरविंद यादव के दस्ते के होने की सूचना थी। उसी आधार पर जो खैरा का गिद्धेश्वर और कौवा कोल नवादा जिले का जो जंगली इलाका है उसी पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था एसटीएफ के द्वारा। और इसी सर्च अभियान में यह विस्फोटक बरामद हुआ है जो केन बम, एक 5 लीटर का केन बम बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने उसे बरामद कर लिया, लेकिन जो पूरी तरह से वो कनेक्ट नहीं किया गया था। संभवतः पुलिस का ये कहना है कि आगे पुलिस बलों को निशाना बनाने की कार्रवाई की जा रही थी नक्सलियों के द्वारा। और साथ ही जो गैलन एक बरामद हुआ है जिसमें विस्फोटक और केमिकल है, उसकी जांच करने के लिए निर्देश दिया गया है। एसपी ने बताया कि लेबोरेटरी में भेजकर उसकी जांच कराई जाएगी कि गैलन में जो केमिकल या विस्फोटक है वो है क्या और वो कितना खतरनाक है। जी विवेक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए केसी कुंदन। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। नालंदा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर कुख्यात साइबर अपराधी छोटू चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सारे के बहादुरपुर से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मानपुर के पल्ली गांव का रहने वाला है छोटू चौधरी। कोरोना काल में ठगी का आरोप लगा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी का आरोप छोटू चौधरी पर लगा है। छोटू चौधरी गैंग के गुर्गे बिहार और झारखंड के अलावा यूपी, हरियाणा, मुंबई में लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। बिहार में काम करने वाला सबसे बड़ा साइबर अपराधी है छोटू चौधरी। बिहार, झारखंड में इसके करीब 300 गुर्गे काम कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, कितनी बड़ी उपलब्धि से कही जाए, कितनी बड़ी सफलता इसे कही जाए? जी बता दो कि आज बहुत बड़ी सफलता मिली है दिल्ली क्राइम पुलिस को। जहां तक की बात रही साइबर ठग की, तो ये एक तरह से इसका कहा जाए तो ये मुख्य सरगना बताया जाता है। और ये 300 से अधिक लोगों को अपना चेला बनाकर रखा था और उसी से ठग करवाने का काम करता था। यहाँ तक कि खुद ठगी करता था और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर इस बार कोरोना काल में जबरदस्त ठगी की थी, जिसके बाद साइबर टीम दिल्ली से और नालंदा पुलिस लगातार इसको बेसब्री से खोज रही थी। लेकिन ये जीना छोड़कर भागने में सफल रहा था। उसके बाद आज सारे थाना क्षेत्र के अपने संबंधी के यहाँ आया हुआ था। उसका पुलिस को जैसे ही सूचना लगी वो तो दिल्ली पुलिस और यहाँ स्थानीय पुलिस उसे घर में छापेमारी कर उसे अरेस्ट कर लिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका।
दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट की जांच के लिए बिहार आई एनआईए की टीम दिल्ली लौट गई है। जांच के दौरान एनआईए को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर मामले का खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। सामने आएगा दरभंगा ब्लास्ट का सच। पार्सल ब्लास्ट की साजिश का होगा पर्दाफाश। जांच के बाद एनआईए के हाथ लगे अहम सुराग। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच के लिए दरभंगा आई एनआईए की टीम दिल्ली लौट गई। शुक्रवार को एनआईए की टीम ने दरभंगा जंक्शन पर ग्राउंड जीरो पर जाकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया था। ब्लास्ट के दौरान जले कपड़े के साथ ब्लास्ट से जुड़ी हर एक पहलू को भी खंगाला था। साथ ही आईजी दरभंगा और एसएसपी दरभंगा के साथ सिटी एसपी रेल पुलिस के साथ बैठक की थी। वहीं शनिवार को दिल्ली लौटने से पहले पटना में एनआईए की टीम ने पहले मामले की जांच कर रहे बिहार एटीएस मुख्यालय जाकर अधिकारियों के साथ 2 घंटे तक बैठक की और जानकारियां हासिल की। एनआईए की टीम जो है वो आज पटना पहुंची थी और जो एटीएस का जो मुख्यालय है बिहार का, उस एटीएस के मुख्यालय में यहाँ पे लगभग 2 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में उस ब्लास्ट दरभंगा ब्लास्ट के मामले में बिहार एटीएस ने जो भी तहकीकात किए थे उन तमाम तहकीकातों की जानकारी ली और अनुसंधान जिस ढंग से पहुंचा था उसकी जानकारी लेते हुए आज एटीएस की टीम दिल्ली रवाना हुई। वहीं दरभंगा ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों के हाथ एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी है। एनआईए, बिहार एटीएस और यूपी एटीएस के सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पार्सल बुक वाले नंबर से एक नए नंबर पर अक्सर बातें होती थी। ये नया नंबर दरभंगा जंक्शन पर धमाके के वक्त एक्टिव था। हालांकि फिलहाल वो नंबर नेपाल के सटे इलाके में एक्टिव बताया जा रहा है। वहीं अब तक मिले साक्ष्य और जले कपड़े के टुकड़े को एनआईए की टीम एनआईए की फॉरेंसिक लैब में जांच करेगी। अब तक इस पूरे मामले के तार बिहार के साथ साथ झारखंड, यूपी, तेलंगाना के साथ कश्मीर के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं इसके पीछे आईएसआई के हाथ होने की आशंका भी जताई जा रही है। देखना होगा कि एनआईए की जांच के बाद ब्लास्ट का पूरा सच कब तक सामने आता है। पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी शिक्षक बन सकेंगे। अभ्यर्थियों की मांगों पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके आधार पर न्यूनतम उत्तीर्णता के आधार पर क्वालिफाइड सभी अभ्यर्थी शिक्षक बहाली के लिए योग्य होंगे। एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक। शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। एसटीईटी रिजल्ट को लेकर हो रहे हंगामे को शांत करने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने एसटीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को मान लिया है। इसके तहत अब एसटीईटी पास सभी अभ्यर्थी बन सकेंगे शिक्षक। क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका। क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी बनेंगे शिक्षक। न्यूनतम उत्तीर्णता के आधार पर क्वालिफाइड अभ्यर्थी होंगे योग्य। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में बन सकेंगे शिक्षक। इस साल 7वें चरण की होनी है बहाली। कुल 37,440 पदों पर होनी है शिक्षक बहाली। 7वें चरण और उसके बाद की बहाली में मिलेगा मौका। एसटीईटी 2011 के प्रमाण पत्र भी लाइफ टाइम के लिए वैध किया गया। अब एसटीईटी 2011 के अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बहाली का मौका मिलेगा। 2011 के प्रमाण पत्र की अवधि जून 2021 में हो रही थी खत्म। इस फैसले की जानकारी शिक्षा मंत्री
विजय चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो भी क्वालिफाई किए हैं वो सब नियुक्ति की पात्रता रखते हैं। और उतना ही नहीं कि हम लोगों ने यह भी फैसला लिया है कि पात्रता की परीक्षा या पात्रता की जांच एक बार ही होनी चाहिए। इसीलिए एक बार जो पात्रता परीक्षा पास कर जाते हैं वो अब एक तरह से जीवन पर्यंत वो वैलिड रहेगा। 2011 में भी जो हमारे अभ्यर्थी पास किए हैं वो भी आगामी 7वें चरण की नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एक भ्रम की स्थिति हो गई थी या हमारे बहुत सारे छात्र परेशान थे, हम लोगों ने साफ कर दिया है और ये सब के हित का फैसला है। दरअसल 21 जून को जैसे ही 3 विषयों का STET का रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे थे और क्वालिफाइड होने के बावजूद धांधली का आरोप लगाकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने मामले के निपटारे का आश्वासन दिया था। पटना से रजनीश कुमार के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।